जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मार्गदर्शन संस्कृत में स्वागत है। हम जा रहे हैं आज भूगोल का 3 चैप्टर करने, जिसका नाम है कृषि। जिसका नाम क्या है? कृषि, एग्रीकल्चर। तो बात आती है कि इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहले दिया है कृषि का महत्व या विशेषता। तो कहता है कि विशाल जनसंख्या को भोजन और उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त जो माल कराता है, कच्चा माल की प्राप्ति जो कराता है वो कौन कराता है? वो कृषि कहलाने का कृषि कहलाता है। कहता है कि राष्ट्रीय आय का लगभग जो है ना 13.9% के एवरेज में जो है यह जो है कृषि से आता है। किससे आता है? कृषि से आता है ना। आगे बात करता है कि कुल कार्यकारी जनसंख्या का लगभग 54% जो भाग है कृषि कार्य में है लगा हुआ है, जो जनसंख्या का 54% लोग जो है। आगे बात करती है देश के 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर ही आश्रित है ना। कहता है 2/3 है लोग जो वो उतने लोगों की आजीविका जो है कृषि पर ही आश्रित की गई है। अब बात करता है कि भारत की कृषि योग्य भूमि, तो जो भारत की जो कृषि योग्य भूमि है उसको 4 भागों में बांटा गया है। कहता है कि शुद्ध बोया गया, चालू प्रति भूमि और कृषि योग्य भूमि और अन्न प्रति भूमि। फिर कहता है प्रमुख फसल समूह, तो कौन कौन सी फसल रोपते हैं? तो खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में रोपा जाता है, जैसे कि चावल, बाजरा, ज्वार इत्यादि ना। कहता है कि रबी फसल इसको शीत ऋतु में रोपा जाता है, और जो है यह गेहूँ, जौ, चना हो जाता है आज के डेट का। जायद फसल को ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है, इसको कहते हैं सब्जी, ककड़ी, तरबूज इत्यादि इसमें रोपे जाते हैं। बात करता है कृषि के प्रकार के, तो आते हैं तो कृषि के प्रकार। तो हमारे ऊपर दिया गया है 5 प्रकार की कृषि है। देखिए कौन कौन से। कहता है कि जीवन निर्वाह कृषि। कहता है जीवन निर्वाह कृषि वह कृषि किया जाता है जिससे ना भोजन प्राप्ति हो सके ना। प्रमुख फसलें जैसे कि चावल और ज्वार, इसका उद्देश्य कथी होता है कि अपना जीवन, जो व्यक्ति उसको उगा रहा है उसका जीवन जो है निर्वाह कर जाए किसी प्रकार। उसके बाद कहता है कि स्थानांतरित कृषि। कहता है कि बदल बदल कर जंगलों को साफ कर कर अगर हम कृषि करेंगे तो उसी को हम स्थानांतरित कृषि कहेंगे। जैसे कि चावल, मान के चलते हैं कि आज हम अपने यहाँ पर खेती कर रहे हैं जहाँ पर है तहाँ, फिर 1 किलोमीटर दूर जाए कृषि करें, फिर अगला बार अलग अलग जाए, इसी को स्थानांतरित, मतलब कि आज यहाँ किए तो परसों का अगला बार यहाँ करेंगे, अगला बार यहाँ, ऐसे बदल के करते हैं, तो इसी को कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। आगे बात आता कहता है व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि इसका उद्देश्य होता है नकदी फसल उपजाना। व्यापारिक कृषि नकदी फसल उपजाने का काम करता है, जैसे कि चाय, कपास और तंबाकू। चाय, कपास, तंबाकू। आगे कहता है कि रोपण कृषि कहता है कि व्यापार के उद्देश्य से प्रमुख जो फसलें होता है रबर, कहवा, गन्ना और चाय। रबर, कहवा, गन्ना और चाय जो होता है रोपण कृषि होता है। गहन कृषि के बात किया जाए तो कहता है अधिक जनसंख्या के भरण पोषण हेतु गहन कृषि खेती किया जाता है, जैसे कि चावल ना। इधर समझे। अब देखिए कराए का स्थानांतरित कृषि के स्थानीय क्षेत्र, जैसे कि देखिए उत्तर पूर्वी असम में है ना झूम की खेती, मतलब झूम करने के बाद झूम की खेती करता है ना अलग अलग स्थान पर। फिर आंध्र प्रदेश में पोडू कृषि, और उड़ीसा में पामाडावी कृषि, और केरल में कुमारी कृषि, राजस्थान में वालेर कृषि, झारखंड में कुरुलूर कृषि, हिमाचल प्रदेश में खील, अंडमान में दीपा कृषि जो है स्थानीय कृषि के क्षेत्र है, उसको स्थानांतरित कृषि कहेंगे। आगे बात आती है प्रमुख फसलें के बाद। कहता है कि भारत में 3 ऋतु सपस 3 ऋतु पाई जाती है, जिसमें उगाई जाने वाली प्रमुख 7 श्रेणियाँ हैं। 7 श्रेणी में बांटा गया है। भारत में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, जो हमारा 7 श्रेणी में इसकी फसलों को बांटा गया है। कहता है कि खाद्य फसल जैसे कि चावल, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, बाजरा इत्यादि। आगे कहता है रेशेदार फसल जैसे कि कपास, जूट, कपास इत्यादि। फिर कहता है पेय फसल जैसे कि चाय, कॉफी, पेय फसल। नकदी फसल गन्ना, दलहनी फसल चना और तिलहन, सरसों इत्यादि। देखिए कुछ डाटा दिया गया है, उसको देखते हैं। कहता है कि जो चावल है खाद्य फसल होती है, जैसे कि चावल जो है चावल के लिए वर्षा कितनी जरूरी है? तो कहता है 125 से लेकर 200 सेंटीमीटर अगर वर्षा होगी तब चावल के लिए अच्छा माना जाता है। तापमान के बात किया जाता है 32 से लेकर 27 डिग्री
सेल्सियस तक होनी चाहिए। आगे में इसका मिट्टी जो है चीका युक्त होना चाहिए, चीका इसमें होनी चाहिए ना। उत्पादन क्षेत्र जैसे कि आपका हो गया पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया इत्यादि हो जाएगा। गेहूं के बात किया जाए तो 75 सेमी वर्षा चाहिए इसको। और जो है तापमान के बात की जाए तो 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। आगे बात करें इसकी मिट्टी तो दोमट की मिट्टी होनी चाहिए। और इसका जो क्षेत्र की बात करते हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब और बिहार हो जाएगा। आगे बात करता अन्य खाद्य फसल में तो ज्वार के लिए 40 से 50 सेमी वर्षा चाहिए। और तापमान के बात किया जाए तो 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड चलिए। अब बलुई मिट्टी में होता है महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में यह ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे बात करता है कि बाजरा और मक्का, तो बाजरा के लिए वर्षा जो चाहिए, वर्षा पानी चाहिए 75 सेमी चाहिए। और इसका तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। आगे बात करता है इसका मिट्टी जो है जलोढ़ और दोमट तो होनी चाहिए ना, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है और राजस्थान में है। रेशेदार फसल के बात करता है कपास के लिए जो वर्षा चाहिए 50 से 100 सेमी वर्षा चाहिए। तापमान जो चाहिए आपका 21 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। इसके लिए काली मृदा जिसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है वह चाहिए। और महाराष्ट्र में, गुजरात में और पंजाब में देखने को मिलता है ये चीज़। आगे कहता है जूट के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, 150 सेंटीमीटर। और तापमान की बात किया जाए तो 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक होता है। आगे बात किया जाए कि इसका मिट्टी है तो जलोढ़ मिट्टी है। अगला बात कहा जाए कि क्षेत्र इसका कौन कौन सा है तो पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। आगे बताया जाए पेय फसल जैसे कि चाय के लिए वर्षा चाहिए आपको 200 सेमी से 250 सेमी के बीच में। टेम्परेचर चाहिए 24 से 30 सेमी के बीच में। और इसका जो फास्फोरस ये होना चाहिए और पोटास युक्त होना चाहिए। फिर असम, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक इसका क्षेत्र होगा। कॉफ़ी की बात किया जाए तो 150 से 200 सेमी होनी चाहिए। और इसका तापमान 15 से 30 सेमी होना चाहिए। चूना युक्त पत्थर, चूना है युक्त मिट्टी होनी चाहिए यहाँ की। और कर्नाटक में, असम में और पश्चिम बंगाल में जो क्षेत्र पाया जाता है। देखिए ये जो है ना आपके लिए एकदम कारगर, एकदम रामबाण का काम करेगा आपके लिए। इसको एकदम नोट कर लीजिए है तो ना, तो PDF का ये तो डाल देंगे, उससे पढ़ लीजिएगा, एकदम हूबहू क्वेश्चन लेने का काम करेगा ही। आगे कहता है गन्ना की फसलें, तो गन्ना की जो फसलें हैं इसके लिए वर्षा चाहिए आपको 100 से 150 सेमी। और जो है इसके लिए टेम्परेचर चाहिए आपको 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद इसको दोमट मिट्टी चाहिए। यह उत्तर प्रदेश में होगा, महाराष्ट्र में है, आपका जो है तमिलनाडु में, केरल में और तमिलनाडु में और मेघालय में। देखिए रबर जो है, रबर में तो आपको डाटा दिया नहीं है तो इसको ज़रूरत भी नहीं है इसलिए नहीं दिया है। तो रबर की बात किया जाता है केरल में रबर होगा, तमिलनाडु में होगा और मेघालय में होगा। उसी प्रकार दलहनी फसल की बात किया जाए चना उत्तर प्रदेश में होगा, बिहार में होगा, राजस्थान में होगा। मसूर की बात किया जाता है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। तेलहनी में सरसों की बात किया जाता है राजस्थान और उत्तर प्रदेश आदि है। तीसी की बात किया जाता है बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है ना। तो देखिए अगला भारतीय कृषि की नवीन प्रवृत्तियाँ ना, तो हरित क्रांति हुआ था, शुष्क कृषि आया था, फिर कार्बनिक कृषि। तो कहता हरित क्रांति कहता 1966-67 में अधिक उपजाऊ हेतु नवीन बीज के प्रयोग के लिए फसल उत्पादन में आई क्रांति को हरित क्रांति कहा जाता है। सबसे पहले लाभांती फसल जो था गेहूँ, हरित क्रांति में याद रखिए गेहूँ जो है सबसे उसको प्रधानता दी गई थी, पर आप उसमें विकास भी हुआ था। आगे बात करता है कि प्रथम क्रांति क्षेत्र जो था पंजाब था, फिर हरियाणा हुआ, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ। शुष्क कृषि का अर्थ होता है शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र में प्रचलित कृषि। यहाँ पर 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाली कृषियाँ होती है। ये ज्वार, बाजरा इत्यादि होती है। कार्बनिक कृषि की बात किया जाता है इस प्रकार की कृषि में फसलों का हेर फेर, हरी खाद, कंपोस्ट, जैविक कीट नियंत्रण तकनीक के उपयोग से कृषि की जाती है। आगे बढ़कर खाद्य सुरक्षा तब भूखमरी की समस्या से निपटाने के लिए प्रति व्यक्ति को खाद्य उपलब्ध कराने के लिए चलाया गया कार्यक्रम है खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम। कथा की भारतीय कृषि की समस्याएं क्या है, उसके निम्न उद्भवता के प्रमुख कारण क्या है। कथा की वर्षा की अनिश्चितता है, बाढ़ की भीषिका है, सुखाड़ है, अशिक्षित किसान है, खेतों का आकार छोटा और बिखरा हुआ होना है,
कृषि पर बढ़ती हुई जनसंख्या का बोझ है, सिंचाई का अभाव है, पारंपरिक कृषि पद्धति की प्रमुखता है, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिलता है। आगे बात किया जाए प्रश्न के बाद दिया जाए तो ये देखिए, ये सब जो प्रश्न दिया है ये सब आपके लिए एकदम भी इम्पोर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन सब है, इस सब क्वेश्चन को देखते रहिएगा। आज के काम में यहीं पर हमारा समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सब पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।